विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडिया, जिसने दलित वोटों पर सेंधमारी के लिए बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक ये कोशिश नाकामयाब ही साबित हुई है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक नहीं बल्कि कई बार साफ कर दी ये बात कि वो अकेले दम पर न सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, बल्कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं वो भी अकेले दम पर लड़ा जाएगा। दलित वोटों के अलावा जहां तक मुस्लिमों की बात है, तो मुस्लिम मुद्दों पर विपक्षी गठबंधन जो बना है, जिसे इंडिया नाम दिया गया है, उसने अपना नज़रिया साफ नहीं किया है। मुसलमानों के सामने मौजूदा दौर में पेश आती समस्याओं पर इस गठबंधन ने एक शब्द नहीं कहा। इतना ही नहीं, इस गठबंधन की 3 बैठकें हुई। पहली बैठक पटना में, दूसरी बेंगलुरु में और तीसरी मुंबई में। इन तीनों बैठकों में मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले, या कहें कि मुस्लिम जो मामले हैं उन पर आवाज़ उठाने वाले प्रमुख नेता नदारत रहे। उन प्रमुख दलों के नेता के जो मुस्लिम हैं उनको वहाँ से नज़रअंदाज किया गया। वैसे कहने को तो इस बैठक के अंदर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शरीक हुई, लेकिन उनसे ना तो कश्मीर के अलावा देश के अन्य हिस्सों के मुसलमान जुड़ाव महसूस करते हैं, और ना ही वो इतने बेहतर तरीके से देश के मुसलमानों की आवाज़ उठा पाते हैं। वो मकामी नेता तो कहे जा सकते हैं, लेकिन उनका असर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में नहीं है। ख़ास तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के भी मुस्लिम लीडरान को नज़रअंदाज किया गया, और राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों के जो मामले उठाते हैं उसमें एक नाम उभर कर सामने आता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी को इस बैठक में नहीं बुलाया गया, उन्हें गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया गया। बहुत लोगों को ये बात बहुत खटकी और हैरत हुई कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ वक्त से लेकर के पसमानदा मुसलमानों पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के कई और नेता भी मुसलमानों को अपने साथ लेना चाहते हैं। साथ ही लेना नहीं चाहते, बल्कि उन्होंने निकाय चुनाव में काफ़ी मुसलमानों को चुनावी मैदान में टिकट देकर किस्मत आजमाने का मौका दिया, और मुसलमान उनकी उम्मीदों पर काफ़ी हद तक खरा उतरे। कई मुसलमान ना सिर्फ जीते, बल्कि एक बड़ा वोट मुसलमानों का भाजपा की झोली में भी गया, चाहे इसमें आजम खान का गढ़ माने जाने वाला रामपुर हो या कुछ और इलाके। सहारनपुर की अगर हम बात करें, तो सहारनपुर में भी कई हज़ार वोट निकाय चुनाव में मुसलमानों का भाजपा की झोली में गया था। सिर्फ सहारनपुर ही नहीं, बल्कि कई और जगह से खबरें आईं कि भारतीय जनता पार्टी को पहले के मुकाबले निकाय चुनाव में काफ़ी मुसलमानों ने वोट दिया। तो बात हो रही है विपक्षी गठबंधन इंडिया की। इस विपक्षी गठबंधन इंडिया में तकरीबन सभी समुदाय के नेता शामिल हैं, लेकिन जो प्रमुख मुस्लिम नेता हैं, जिनमें एक नाम है सांसद बदरुद्दीन अजमल और दूसरा नाम है MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, दोनों सांसद हैं। दोनों मुस्लिमों पर कम या ज़्यादा तौर पर प्रभाव रखते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो भले ही उन पर यह आरोप लगता हो कि वो भाजपा की बी टीम है, RSS के इशारे पर काम करते हैं, भाजपा से मिले हुए हैं, लेकिन इसको किसी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि अगर देश में मौजूदा वक्त में मुस्लिम नेता की किसी की चर्चा होती है, तो उसमें कम या ज़्यादा तौर पर असदुद्दीन ओवैसी का नाम ही उभर कर सामने आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो विपक्षी गठबंधन बना हुआ है, जिसका नाम इंडिया है, इसमें मुसलमानों को नज़रअंदाज क्यों किया गया। 3 बैठकें हो चुकी हैं, चाहे पहली बैठक पटना में हो, दूसरी बेंगलुरु में हो, और तीसरी जो मुंबई में हुई, उसमें मुसलमानों के मुद्दों पर कोई ख़ास फोकस नहीं किया गया। मुसलमानों की बदहाली, रोज़गार में पिछड़ापन, महंगाई और सियासत में वो कितने पीछे चले गए हैं, सियासत में मुस्लिम समाज कितना कमज़ोर है, इस बात को बीजेपी ने भी महसूस किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है
कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी समेत जो करीब 26 पार्टियां हैं और उनके नेता हैं, उन्होंने मुंबई में आयोजित होने वाली बैठक में, जो आयोजित हो चुकी है, चल रहा है, एक दिन तो तकरीबन पूरा हो चुका है, इसमें मुस्लिम मुद्दों पर किसी भी नेता ने कोई बात नहीं की। चाहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हों, चाहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हों, चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, इन्होंने मुस्लिम मुद्दों पर कोई बात नहीं की। और ये हकीकत है, जहाँ तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो मुसलमानों से काफ़ी हद तक दूरी बनाती हुई चल रही है। ये एक नहीं बल्कि कई बार साबित हो चुका है। राहुल गांधी सब्जी बेचने वाले रामेश्वर नाम के एक शख्स से मुलाकात करते हैं, जिसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि राहुल गांधी ने सब्जी बेचने वाले एक व्यक्ति रामेश्वर से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि उसको अपने यहाँ खाना भी खिलाया। लेकिन राहुल गांधी जहाँ पर मुस्लिम समस्याओं से गुजर रहे हैं और जहाँ पर किसी न किसी तरीके से किसी मुस्लिम के सामने कोई ऐसी घटना सामने आई है जो नहीं आनी चाहिए थी, वहाँ पर राहुल गांधी उन लोगों से मिलने नहीं गए। राहुल गांधी के पास रामेश्वर से मिलने का टाइम है, होना भी चाहिए, लेकिन क्या राहुल गांधी का ये कर्तव्य नहीं बनता कि वो उन मुसलमानों से भी मुलाकात करें जो कि इंतज़ार करते हैं किसी ऐसे लीडर का कि कब वो लीडर हमारे पास आएगा, कब हमारा दुखड़ा सुनेगा, हमारी तकलीफ़ों को सुनेगा और उन तकलीफ़ों को वो सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक उठाएगा। लेकिन अफसोस ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ तक मैं एक बार फिर यही बात कहूँगा कि जहाँ तक विपक्षी एकजुटता को लेकर जो ये गठबंधन बना है इंडिया, इसमें मुसलमानों से दूरी बनाई गई है। जो इसके लीडर हैं, ये 26 पार्टियां हैं अभी तक, और भी कुछ और पार्टियां सामने आ सकती हैं। तो इन्होंने मुस्लिमों और मुस्लिम मुद्दों से काफ़ी हद तक दूरी बना ली है। ये मुस्लिम मुद्दों पर फोकस नहीं करना चाहते, ना ही उनकी बात करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे भरोसा किया जाए कि अगर ये गठबंधन 2024 में सत्ता में भी आ जाता है तो ये मुसलमानों के लिए काम करेगा, उनकी तरक्की और उनकी बदहाली के लिए काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी वक्त सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। उसके बाद जब वो दूसरी बार देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो इस नारे में सबका विश्वास भी जोड़ देते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। अब उनका ये नारा कितना चरितार्थ हो रहा है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नारा बेहद काबिल तारीफ है, लेकिन अगर इसे उतनी ही संजीदगी से लागू किया जाता तो फिर मुसलमान भी और ज़्यादा तेज़ी के साथ भाजपा से जुड़ते। भाजपा हो या कांग्रेस हो, देश का मुसलमान अब अपनी तरक्की चाहता है। वो चाहता है ऐसे लीडर की सरपरस्ती जो कि उसके बारे में सोचे, उसके सामने जो परेशानियां आ रही हैं उनका समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाए। तो ऐसे में क्या जो एक गठबंधन बना है विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को शिकस्त देने की तैयारी की जा रही है, क्या ये मुसलमानों के बगैर अधूरी नहीं है? आप दलित वोटों के लिए भी काफ़ी कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती को साथ लाने की पूरी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से लेकर बदरुद्दीन अजमल या दूसरे जो मुस्लिम लीडर हैं उनसे कोई बात नहीं की जाती। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जिन पार्टियों के मुखिया मुसलमान हैं, इनमें दो ही नाम उभर कर सामने आते हैं। एक हैं AUDF के बदरुद्दीन अजमल जो सांसद भी हैं, और दूसरे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, वो भी सांसद हैं, कई बार से सांसद हैं। मुस्लिम मुद्दों पर टीवी चैनलों पर होने वाली डिबेट में भी शामिल होते हैं और सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक मुसलमानों के हक की, उनके लिए इंसाफ की आवाज़ भी बुलंद करते हैं। ये बात अलग है कि उन पर भाजपा का हिमायती होने, भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने का जैसी बातें भी की जाती हैं। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुझको इन आरोपों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात परवरदिगार जानता है, वो ईश्वर जानता है, अल्लाह जानता है कि मैं क्या हूँ।
सबके सामने हूँ। मेरा मकसद मंत्री बनना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ मुसलमानों की बात ही नहीं करना है। मेरा मकसद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उसने जो हमें अधिकार दिए हैं, वो अधिकार अगर हमें नहीं मिल रहे हैं तो लोगों को वो अधिकार दिलवाना मेरा काम है। मैं इसलिए सियासत करता रहूँगा और कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे में विपक्षी एकजुटता जो हुई है, जिसे नाम दिया गया है विपक्षी गठबंधन को इंडिया का, इसके नेताओं को काफ़ी कुछ सोचने की ज़रूरत है। अभी वक्त है वो सोच लें, कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान उनसे दूरी बना ले। कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं। फिर किसी ऐसी ही चर्चा, ऐसी ही न्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।